अभय और काशी की शादी चैप्टर 5। घाट से निकलकर काशी अपने घर वापस आ गई थी। उसने खुद को सामान्य करके अंदर चली आई। उसे घर आया देखकर आनंद जी ने उससे कहा, आ गई आप काशी, चलिए खाना खा लीजिए। नहीं बाबा, हमारे सर में दर्द है तो हम सोना चाहते हैं, खाना रख दीजिए, रात में अगर हम उठे तो खा लेंगे। अच्छा ठीक है, आप जाओ आराम कर लो। ये सुन काशी अपने कमरे में आए और दरवाज़ा बंद कर लिया। वो वही दरवाजे पर बैठ गई। अभय के बर्ताव को याद कर वो रोते हुए बोली, नफरत करती हूँ मैं आपसे अभय प्रताप सिंह, नफरत। आपकी आज की हरकत ने गिरा दिया है आपको मेरी नज़रों में। काशी रोते रोते वही सो गई। कुछ देर बाद जब आनंद जी काशी का दरवाज़ा खटखटाया पर उसने दरवाज़ा नहीं खोला, उन्हें लगा कि काशी सो गई हो गई। नीचे पानी लेने आए राजेंद्र जी ने देखा कि आनंद जी काशी के गेट पास खड़े हैं तो उनके पास आए और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, चलो सो जाओ, वो वैसे भी पूरे दिन काम करती है, इतना थक गई होगी, नींद आ गई होगी, उसे सोने दो, जब उठेगी तो खा लेगी वो। आधी रात का वक्त, घाट पर। अभय अभी तक घाट पर ही लेटा था। राणा जब उसे आदमियों के साथ खोजते हुए वहां आया और उसे ऐसे घाट की सीढ़ियों पर लेटा देख तो उससे बोला, हुकुम सा इतनी रात हो गई है आप यहाँ, और वो भी अकेले, क्यों आप नहीं समझ रहे हैं, बहुत से दुश्मन हैं आपके, कुछ भी हो सकता है। ये बोलते हुए उसकी नज़र अभय के जख्मी हाथ पर पड़ी। वो हाथ देख के घबराते हुए बोला, हुकुम सा ये कैसे हो गया, और इतना खून बह रहा है, आप ऐसे ही बैठे हैं। ये कहकर उसने अभय के हाथ पर रुमाल बांधने लगा। अभय उठ के बैठते हुए बोला, राणा हमें यहाँ से जाना है, पता चला उस वसीयत के बारे में। ये कहते हुए उसकी नज़र गंगा के पानी को देख रही थी जिसमें उसे अभी भी सिर्फ काशी दिख रही थी। हाँ हुकुम सा, पता चल गया है। क्या है वसीयत में? हुकुम सा, इस वसीयत के चलते ये ज़मीन उसकी होगी जो काशी जी से शादी करेगा। उनकी माँ ने ये शगुन के रूप में अपने दामाद के लिए रखा था, तो इसलिए ये ज़मीन काशी जी की भी नहीं है, वो इस ज़मीन को हमें नहीं दे सकती है। राणा इतना बोल के चुप हो गया। अभय ये सुनने के बाद कुछ देर खामोश रहा और फिर बोला, तो काशी की शादी करानी होगी। उसकी बात को न समझते हुए राणा ने उससे कहा, करानी होगी मतलब? कुछ नहीं राणा, बस ऐसे ही, चलो चले। ये बोल अभय उठ खड़ा हुआ और सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ गया। वो घाट से तो बाहर निकल आया पर उसके जहन में घाट पर जो कुछ भी हुआ उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, वो कुछ ऐसा करने जा रहा था जो सिर्फ वो जानता था। उसने कुछ सोचकर राणा से कहा, राणा 21 को जाने के लिए टिकट निकाल लीजिए, हम वापस जाएंगे, और ये बोल वो गाड़ी में बैठ गया। जी हुकुम सा, ये बोल राणा भी शांत हो गया। अभय होटल पहुंचा और अपने कमरे में चला आया। राणा ने रिसेप्शन पर बैठी एक औरत से कहा, जी फास्टर भेजवा दीजिए हुकुम सा के कमरे में। जी सर, हम अभी भेजते हैं, ये बोल उसने एक स्टाफ मेंबर को फ़ोन लगा दिया। राणा भी अभय के कमरे में चला आया। उसने जब कमरे में आकर देखा तो अभय कमरे में आकर वैसे ही बैठा हुआ था। उसने उससे बोला, हुकुम सा आप अभी तक ऐसे ही बैठे हैं, और ये बोल राणा ने उसकी अलमारी से कपड़े निकालकर उसे दिए। तभी वहां का कर्मचारी फास्ट बॉक्स और पानी लाके उसे दे गया। अभय ने उठते हुए उससे कहा, राणा जी आप जाए, हम कर लेंगे। पर हुकुम सा, राणा ने इतना ही बोला था कि अभय ने उसे नजरें उठा के देखा। उस कैसे देखने से वो समझ गया कि किसी बात से वो अभी गुस्सा है और वहां से चला गया। अभय बैठा काशी के बारे में सोचने लगा। कुछ देर बाद उठा और गया, कपड़े बदल के आया और बैठ के अपना हाथ देख के वापस कुछ सोचने लगा। उसे रह रह के काशी का चेहरा याद आ रहा था। उसने कॉटन लिया और जख्म को साफ करने लगा। उसने जख्म साफ करके पट्टी बांधी और आकर बिस्तर पर लेट गया। बस आज रात, उसके बाद आपके सामने हम कभी नहीं आएंगे, पर जाने से पहले आपके दिल में नफरत भर जाएंगे, इतनी कि आप जब भी हमें याद करेंगी बस नफरत करेंगी, पर हमें नहीं पता कि हम नफरत कर पाएंगे या नहीं। आप पहली और आखिरी इंसान है जिसने अभय प्रताप सिंह पर हाथ उठाया और जिंदा बच गई। कुछ देर तब में अपने इम्पोर्टेंट ईमेल चेक करने के बाद वो सो गया। दूसरी तरफ काशी जमीन पर लेटे लेटे सो गई थी। रात के करीब 2 बजे वो उठी, उसे बुखार था। वो बाहर गई किसी तरह और दवाइयों का बॉक्स ले आए। कमरे में आकर वो बिस्तर पर लेट गई। उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो दवा खा ले, ना जाने कब उसे वापस नींद आ गई। सुबह आनंद जी उठे तो देखा कि खाना वैसे ही रखा हुआ था और काशी के रूम का दरवाज़ा भी बंद था। वो काशी के कमरे में चले आए, देखा वो सो रही थी। पहली बार आज वो उठी नहीं तो आनंद जी को थोड़ा अजीब लगा। वो उसके पास गए, देखा टेबल पर दवा का बॉक्स रखा है और काशी सो रही है। उन्होंने उसके सर को छुआ तो उसे बहुत तेज बुखार था। उन्होंने काशी को ठीक से सुला दिया और राजेंद्र जी को आवाज़ लगा दी। राजेंद्र जी उनकी आवाज़ सुन जल्दी से काशी के कमरे में आए तो देखा काशी की तबीयत खराब हो गई थी। तुम जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करके बुला लो, आनंद जी ने कहा और काशी को कंबल ओढ़ा दिया। ये सुन राजेंद्र जी ने जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन किया और वापस काशी के रूम में आकर उसके सर पर पट्टी रखने लगे। कुछ देर में डॉक्टर आए। उन्होंने काशी को देखा और उसके हाथ में लगी चोट पर पट्टी बांधी। आनंद जी ने घबराते हुए डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर हमारी बच्ची ठीक है ना? जी हाँ वो ठीक है, शायद ज़्यादा काम और थकान की वजह से इन्हें बुखार आ गया होगा, बाकी कोई बात नहीं है, कुछ देर में उसे होश आ जाएगा, आप परेशान न हो त्रिपाठी जी। डॉक्टर इतना बोल के कुछ दवाइयाँ देकर वहाँ से चले गए।
आनंद जी और राजेंद्र जी दोनों वहीं बैठे रहे जब तक काशी को होश नहीं आ गया। कुछ देर बाद जब काशी को होश आया तो आनंद जी और राजेंद्र जी दोनों उसके पास आए। कैसी है आप अब? आनंद जी ने उसके सर को सहलाते हुए बोला। राजेंद्र जी ने काशी को देखते हुए कहा, अरे देख नहीं रहे हो हमारी राजकुमारी एकदम ठीक है क्यों लाडो? उनकी बात पर काशी ने मुस्कुराते हुए कहा आनंद जी से, बाबा मत रोइए ना, हम सच में अब ठीक है। अच्छा चलिए हमारे लिए आप दोनों अच्छा सा खान बना के लाइए, हमें बहुत जोर की भूख लगी है। अभी लाते हैं हम अपनी लाडो के लिए। ये बोल आनंद जी राजेंद्र जी के साथ कमरे से बाहर जाने लगे पर आनंद जी फिर रुके और वापस आए। आप ठीक है न मेरी बच्ची? आनंद जी ने काशी के सर पर हाथ रखे बोला। काशी ने उन्हें परेशान देखकर उनका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, हम ठीक है बाबा आप परेशान न हो। आपके हाथ में ये चोट कैसे लगी? ये सुन उसने अपने हाथों को देखा और उसे अभय का उसके हाथों कसके पकड़ना याद आ गया जिससे उसके हाथ में ये चोट आ गई थी। उसने अपने पिता को और परेशान न करते हुए कहा, ये तो हमारी चूड़ियों के टूट जाने से लगी, आप चिंता मत कीजिए हम ठीक हैं आप मत परेशान हो। आनंद जी ने उसके सर पर हाथ रखा और चले गए। उनके जाने के बाद काशी ने अपना हाथ देखा और एक वक्त के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, फिर वो उठी और तैयार होने चली गई। काशी तैयार होकर बाहर आए और नीचे चली आई। देखा तो राजेंद्र जी और आनंद जी दोनों साथ में खाना बना रहे थे। तभी घर का फोन बजा। काशी ने जाके फोन उठा बोला, हेलो। उधर से एक लड़के की आवाज़ थी, जी मैं इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। आनंद जी आज यहाँ आश्रम के लिए मशीनें लेने आने वाले थे, मैंने फ़ोन किया था तो उन्होंने उठाया नहीं। आप बता सकती हैं कब तक आ जाएंगे वो? जी कुछ वक्त लगेगा पर जल्दी पहुँच जाएंगे। काशी ने इतना बोल के फ़ोन काट दिया। वो आनंद जी के पास आए और उनका हाथ पकड़ के बोली, बाबा आपको आज इलाहाबाद जाना था न, आप गए क्यों नहीं? आश्रम का काम ये कितना ज़रूरी है पता है न, फिर क्यों किया आपने ऐसा? अरे कैसे छोड़ जाते हम आपको, तबीयत ठीक नहीं थी आपकी। अब हम ठीक है एकदम, देखिए चलिए तैयार हो आप और जाए। उसके कहने पर जब आनंद जी नहीं माने तब उसने कहा, ठीक है तो हम ही चले जाते हैं आप बैठो। उसकी ये जिद देखकर आनंद जी जाने के लिए मान गए। फिर काशी राजेंद्र जी की तरफ मोड़ी और उनसे बोली, और आपको भी तो काम है न, चलिए आप भी जाए तैयार हो और तब तक हम खाना बना देते हैं, जाए अब। ये सुनकर आनंद जी और राजेंद्र जी तैयार होने चले गए और कुछ देर में तैयार होकर नीचे आए। फिर साथ बैठ के सब ने खाना खाया। राजेंद्र जी ने चलने से पहले किसी को फ़ोन किया तो कुछ देर में 5-6 गाड़ियां आकर घर के सामने खड़ी हुई, उसमें से बहुत सारे लोग बंदूक लेके बाहर निकले। राजेंद्र जी के पास एक आदमी आया, राजा सा प्रणाम जी, क्या हुक्म है? राजेंद्र जी ने उससे कुछ कहा और फिर काशी को गले लगा के उसे अपना ख्याल रखने का कहकर गाड़ी की तरफ बढ़ गए। आनंद जी ने काशी को गले से लगाया और उसके माथे पर चुम के गाड़ी में बैठ गए। काशी ने जाते हुई गाड़ियों को देखा, कुछ देर फिर घर के अंदर चली आई। पूरे दिन वो काम करती रही कि वो अभय को याद न करे। रात हुई तो आनंद जी का फ़ोन आया, उन्होंने कुछ देर बात की और कल का आने को बोल के उन्होंने फ़ोन रख दिया। रात का वक्त, काशी का कमरा। काशी अपने कमरे में बैठे बैठे सो गई थी, तभी अभय उसके कमरे में बनी बालकनी में से उसके कमरे के अंदर दाखिल हुआ। वो सोती हुई काशी को देखकर वही बिस्तर के पास रुक गया। वो उसके हाथ में बंधी हुई पट्टी देखकर उसके पास कुर्सी लेके बैठ गया। सोती हुई कितनी शांत लगती है न, पर है नहीं ऐसी, अभय ने काशी को देखकर मन में कहा। वो वही बैठे बैठे काशी को देख रहा था कि तभी कुछ देर बाद काशी की आंखें खुली तो अभय को अपने सामने बैठा देखकर वो नींद में बड़बड़ाए, अब ये मुझे सपने में भी परेशान करेंगे। तभी उसे लगता है कि ये उसका सपना नहीं है। वो जल्दी से उठ के बिस्तर से दूर खड़ी हो गई। अभय उसे बहुत प्यार से देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे ऐसे मुस्कुराता देख वो बोली, आप यहाँ कर रहे हैं और आप अंदर कैसे आए? अभय उसका दुपट्टा लेके उसके पास बढ़ने लगा तो काशी अपना दुपट्टा उससे छीन के उड़ते हुए बोली, जाइए यहाँ से। अभय उसके नज़दीक आया और उसके बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। काशी दूसरी तरफ से जाने को हुई तो उसने अपना हाथ दीवार से लगा लिया। काशी उसे कमरे में देखकर डर गई और उसकी ये हरकत देखकर तो वो और भी ज़्यादा डर गई थी। क्या बदतमीजी है ये, काशी ने गुस्से में देखकर कहा। अभय ने देखा कि काशी के बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। उसने उन बालों को उसके चेहरे से हटाने के लिए जैसे हाथ उठाया वैसे ही काशी ने उसके हाथ को झटक दिया और दूर हट गई। उसे धक्का देके, दूर रखिए इन हाथों को, हमसे छूना मत हमें अपने हाथों से। क्यों आए हैं आप यहाँ, और अंदर कैसे आप? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम, शादी करना है आपसे अभी इसी वक्त, ये बोलकर अभय आकर उसके बेड पर बैठ गया। ये बात सुन काशी गुस्से में बोली, आप पागल है क्या, दिमाग खराब हो गया है आपका? क्या बोल रहे हैं आप, जानते भी है होने वाली हुक्मरानी सा, इस तरह गुस्सा होना आपको शोभा नहीं देता है। मेरे घर से बाहर निकलिए अभी इसी वक्त। ये बोल काशी ने अभय के हाथ को पकड़ के उसे बाहर निकालना चाहा पर अभय ने उसका हाथ पकड़ के उसे अपने पास खींच लिया। उसका एक हाथ काशी की कमर पर था, दूसरा हाथ उसने पकड़ रखा था। मैं यहाँ मजाक करने नहीं आया हूँ काशी जी, मैं यहाँ तुमसे शादी करने आया हूँ और वो होकर रहेगा। आप मानो या नहीं, आपको ये शादी करनी होगी, समझिए आप। अभय ने इतना बोला और उसे छोड़ दिया।
हम ये शादी हरगिज़ नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए। काशी ये बोल के कमरे से बाहर जाने लगी। तभी उसके कानों पर किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने पीछे मुड़ के देखा तो लैपटॉप पर एक वीडियो चल रही थी जिसमें आश्रम के बच्चों को कैद कर रखा गया था। ये देखकर काशी जोर से चिल्लाई, मेरे बच्चे, जाना चाहती हो जाओ, आराम से जाओ, पर ये सोचो कि इन सब का क्या होगा, बेचारे बच्चे खामखा मारे जाएंगे। ये कहकर अभय आराम से बिस्तर पर लेट गया। काशी उसे गुस्से में देखती हुए उसके पास आकर उसे मारते हुए बोली, कैसे कर सकते हैं आप इतनी घटिया हरकत, कैसे? अभय ने उसका हाथ पकड़ उसे अपने पास बिस्तर पर खींच लिया और उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, हम कुछ भी कर सकते हैं काशी, कुछ भी, तो बस आज रात दे रहे हैं, सोच लो, वरना सुबह वो होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। अभय बिस्तर से उठ के बाहर जाने लगा और दरवाजे पर आकर रुककर पीछे मुड़ के उससे बोला, और हाँ काशी, खुद के साथ कुछ करने की कोशिश मत करना, क्योंकि आपको कुछ भी हुआ तो भी ये सब नहीं बचेंगे। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा तब भी, तो सोच लो क्या करना है, मैं नीचे बैठा हूँ। अभय ये बोल के चला गया। काशी बिस्तर पर बैठी रोए जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अभय नीचे सोफे पर बता था, उसे खुद पर गुस्सा आ रही थी, पर किसी को बता नहीं सकता था। वो फ़ोन निकालकर राणा को उससे बोला, राणा, एक पंडित जी को लेके काशी के घर पर आओ, सुबह तक पर उन्हें पता ना चले कि उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है, समझे? अभय ने राणा से कहा और फ़ोन रख दिया। काशी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सुबह का वक्त 4 बजे, शिवरात्रि का दिन। काशी पूरी रात सोई नहीं थी और यही हाल अभय का था। काशी एक फैसला किए नीचे आए और अभय से बोली, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर हमारी एक शर्त है। वो बिना अभय की तरफ देख के बोल रही थी। अभय ने भी बिना उसे देखे कहा, बोलिए। आप आश्रम के बच्चों को कुछ नहीं करेंगे, जाए, तैयार हो जाए। काशी वापस अपने कमरे में चली आए और तैयार होने लगी। आज जहाँ एक तरफ पार्वती जी शिव के लिए सजाई जा रही थी, वहीं काशी अभय की पत्नी बनने के लिए सज रही थी। वो तैयार होकर नीचे आई। पंडित जी आ चुके थे। उनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। पंडित जी की आंखें खुली तो काशी को देख के हैरान हो गए। राणा ने बंदूक उसके सर पर लगा के बोला, पंडित जी शादी शुरू कीजिए, और हाँ, ये बात यहाँ से बाहर न जाए, वरना आपके घरवाले मिलेंगे नहीं आपसे। पंडित जी भी डर गए और शादी कराने लगे। मंत्र पढ़े जा रहे थे। बाहर नगाड़ों की आवाज़ें थी। शिव जी की मस्ती आज पूरा बनारस झूम रहा था। जहाँ आज शिव और पार्वती का मिलन हो रहा था, वही आज काशी भी अभय से बंधने जा रही थी। पंडित जी ने पूरे विधि विधान के साथ शादी कराए। अभय ने काशी के गले में मंगलसूत्र पहनाया, मांग में सिंदूर लगाया, पर काशी को जैसे कुछ असर ही नहीं हो रहा था। शादी पूरी हुई, पंडित जी चले गए। उनके जाने के बाद अभय ने काशी को देखते हुए कहा, तो आज से आप काशी अभय प्रताप सिंह हुई। वैसे आप जानना नहीं चाहेंगी कि हमने आपसे शादी की क्यों? उसकी बातें सुनकर भी काशी वैसे ही बैठी रही। उसे ऐसे खामोश देखकर अभय ने कहा, चलिए हम बता देते हैं। पहली तो इसलिए क्योंकि आपसे वो ज़मीन लेनी थी। ज़बान दी थी मैंने आपको कि मैं वो ज़मीन आपसे लेके जाऊंगा, और आपकी माँ की वसीयत के मुताबिक वो ज़मीन आपके पति की थी। शादी के बाद जो अब हम हैं तो वो ज़मीन मेरी हो चुकी है। और दूसरा, आपके गुरूर को तोड़ने के लिए हमने आपसे शादी जरूर की है, पर आपके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं होगा। आप यही रहेंगी इस सिंदूर के साथ, एक छोड़ी गई औरत की तरह। उसने ये सब बोला और गुस्से में जयमाला निकाल के फेंक दिया। ये सुन रही काशी ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। अभय ने चश्मा उठाया और उसे आंखों पर लगाते हुए बोला, तो काशी अभय प्रताप सिंह चलते हैं, गुड बाय। अभय इतना बोल के अपने आदमियों के साथ चला गया और काशी वहीं बैठ के रोने लगी। उसके आंसू जैसे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। चैप्टर 5 एंड। अभय और काशी की शादी। धन्यवाद। सुनो मेरी कहानियाँ पंकज 85। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अभय और